हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है जदेश विलियम और हम लोग बात कर रहे थे बायोमोलिक्यूल्स की। हम लोग बात कर रहे थे बायोमोलिक्यूल्स की और हम लोगों की ये पूरी सीरीज चल रही थी जिसके अंदर हम लोगों ने लास्ट वीडियोस में स्टार्च तक सब कुछ पढ़ लिया था। ये वीडियोस ना केवल 12th क्लास के लिए पर नीट के बच्चों के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वाला जो चैप्टर है ना, ये बायोमोलिक्यूल मैथ वाले बच्चे से थोड़ा सा दूर भागते हैं। पता नहीं क्यों, मेरी समझ में नहीं आता। शायद उनके दिमाग में मेंटेलिटी सेट होती है ये तो बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा। ये बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, केमिस्ट्री के अंदर बहुत आसान है। आप प्रीवियस वीडियोस को जाकर के देखिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। जस्ट विज्ञान। आज हम लोग बायोमोलिक्यूल्स के अंदर स्टार्च के बाद हम लोग के दो और पॉलीसेकेराइड है जिसके बारे में थोड़ा थोड़ा सा हम लोगों को आइडिया लेना है। बहुत ज्यादा डिटेल में उसके बारे में कुछ नहीं पढ़ना हम लोगों को, फिर भी थोड़ा बहुत हम लोगों को उसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो दूसरे वाले हम लोग पॉलीसेकेराइड को स्टार्ट करते हैं आज। अपनी कॉपी और पेन ले लीजिए, क्योंकि साथ साथ जब तक आप नहीं लिखेंगे तब तक कोई भी चीज हम लोगों के दिमाग में स्टैटिक फॉर्म में नहीं जाएगी और आप वीडियो देख के भूल जाओगे तो फिर उससे आपका नुकसान हो जाएगा। तो अपनी कॉपी को अपने पास रखिए, अपना पेन निकालिए और साथ के साथ ही नोट्स बनाते चलिए। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें बेटा, तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं सेलुलोज के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अबाउट सेलुलोज। देखिए, सेलुलोज के बारे में हम लोगों को क्या क्या पता है या हमें क्या क्या पता होना चाहिए। देखिए, मैं बायोलॉजी के हिसाब से नहीं बताऊंगा आपको, मैं आपको केमिस्ट्री के लिए जितनी चीजें इंपॉर्टेंट है बस उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आज। सबसे पहली चीज अगर हम बात करें तो सेलुलोज जो है ये मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। कहां पे? सब्सटेंस इन प्लांट किंगडम। इन प्लांट किंगडम यानी इस लाइन से हम लोग को इतना तो पता चल गया कि सेलुलोज एनिमल्स के लिए नहीं बना है। कि कौन से प्लांट के कौन से किंगडम में आता है? वो प्लांट किंगडम में आता है। ठीक है, और ये प्लांट किंगडम में पाया जाने वाला सबसे ज्यादा पाया जाने वाला हम लोगों का ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। दूसरी बात अगर हम करें बेटा, तो ये सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है प्लांट की सेल वॉल में। प्लांट सेल वॉल सबसे ज्यादा मात्रा में ये प्लांट सेल वॉल के अंदर पाया जाता है। देखिए, प्लांट की सेल वॉल के बारे में ज्यादा डिटेल में किसकी बनी होती है, कितने टाइप की होती है, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, ये सारे टर्म आप लोगों ने 10th क्लास में सुने होंगे। ठीक है ना। फिर जिन बच्चों ने मैथ्स ले ली उनको इन सारी चीजों से ना थोड़ा सा, मतलब ये समझ लीजिए वो ऐसे देखते बायो वालों को, नहीं ऐसा नहीं करना है। सारे सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है जो केमिस्ट्री में है। देखिए, अब सीधी सी बात है भाई, पहली वाली जो वॉल्यूम थी उसके अंदर जब मोलैरिटी आप पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे थे, केमिकल काइनेटिक्स पढ़ रहे थे, तो बायोलॉजी वाले बच्चों ने पढ़ा था नहीं पढ़ा था? अब जब एक यूनिट बायोलॉजी की आ गई तो ये मैथ वालों का भी दायित्व तो बनता है कि वो भी उनके साथ पढ़े। ठीक है ना। तो मैथ बायो कुछ नहीं है, केमिस्ट्री के अंदर है तो पढ़ना ही पड़ता है हम लोगों को। इसके अलावा थर्ड पॉइंट हम लोगों को क्या पता होना चाहिए कि ह्यूमन कभी भी सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। हम लोगों का जो बेटा डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, ये सेलुलोज को पचाने के लिए नहीं बना है। हम लोग कभी भी सेलुलोज को नहीं पचा सकते। लेकिन ऐसे एनिमल जो जुगाली करते हैं, आपने देखा होगा गाय भैंस बकरियां जो होती हैं, ये खाने के बाद थोड़ी देर के बाद पचाना स्टार्ट करती हैं, है ना। और ऐसे जानवरों को आई थिंक, जहां तक मुझे याद है, ह्यूमंस के नाम से जाना जाता है। तो ह्यूमन एक्चुअली है क्या? वो उनकी जो उनका जो स्टमक है ना, उसका सबसे प्राइमरी पार्ट होता है, रूमन कहते हैं उसको। और उस रूमन के अंदर एंजाइम और कुछ बैक्टीरियाज होते हैं। उनके अंदर एंजाइम और बैक्टीरिया होते हैं जो हम लोग के अंदर नहीं है। एंजाइम और बैक्टीरिया। अब देखिए, एंजाइम तो क्लियर है। एंजाइम के बारे में हम लोग अभी और वीडियो बनाएंगे, इसके बारे में आपको पता चलेगा एंजाइम्स क्या होते हैं। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। और जितने भी एंजाइम होते हैं उनका एक स्पेसिफिक काम होता है। ये बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होते हैं। स्पेसिफिक का मतलब इनका जो जन्म जिस काम के लिए हुआ है, ये केवल वही काम करते हैं। तो सेलुलोज को पचाने के लिए जो एंजाइम होता है बेटा, डेफिनेटली उसका नाम होता है सेलुलेज।
ASE लगा होता है। ज्यादातर एंजाइम के नाम में क्या लगा होता है? ASE लगा होता है। तो सेलुलोज को पचाने वाला जो एंजाइम जुगाली करने वाले जानवरों के अंदर पाया जाता है उसका नाम होता है सेलुलोज। और भी इसके अलावा बहुत सारे एंजाइम होते हैं, मेन हम लोग का यह है क्योंकि हम सेलुलोज के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके अलावा इनके अंदर कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं, और बैक्टीरिया बहुत सारे तरह के हो सकते हैं, हमें ज़्यादा उसके अंदर डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी आपको एक दो नाम पता होना चाहिए, जैसे कि फाइब्रोबैक्टर। फाइब्रोबैक्टर एक ये होता है, एक रुमेनोकोकस नाम का बैक्टीरिया होता है। ये बैक्टीरिया उन जानवरों के अंदर होते हैं जो कि पेड़ों को खाते हैं और फिर जुगाली करते हैं। ये जो भी कुछ है ना, ये सब उस प्राइमरी पार्ट रूमेन के अंदर इकट्ठा कर लेते हैं, उसको फिर वापस से गट फॉर्म से बाहर निकालते हैं, उसको चबाते हैं, और ये बैक्टीरिया और ये एंजाइम मिल करके उनकी बॉडी के अंदर इसको डाइजेस्ट कर देते हैं। हम लोग यानी इंसान कभी भी सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। ये छोटी सी चीज है जो हम लोग को पता होना चाहिए। आगे चलते हैं बेटा, और आगे हम लोग बात करते हैं सेलुलोज के स्ट्रक्चर की। सेलुलोज के स्ट्रक्चर की देखिए, हम लोगों ने मोनोसेकेराइड से पढ़ना स्टार्ट किया था और हम लोगों ने उसके स्ट्रक्चर पढ़ते गए थे। और हम लोगों को ये बात पता है कि जब मोनोसेकेराइड जुड़ते हैं तो उससे हम लोग के डाइसेकेराइड बनते हैं, मतलब ओलिगोसेकेराइड बनते हैं। और ओलिगोसेकेराइड से भी ज्यादा, अगर जब 10 से ज्यादा मोनोसेकेराइड जुड़ जाते हैं, लंबी चेन बन जाती है, पॉलीमर बन जाता है, तो उसको हम लोग पॉलीसेकेराइड के नाम से जानते हैं। तो ऑब्वियसली सेलुलोज भी क्या है? ये एक पॉलीसेकेराइड ही है, ठीक है ना। अब पॉलीसेकेराइड है तो डेफिनेटली ये भी किन्हीं चीजों से मिलकर के बना होगा। तो इसकी जो बेसिक मोनोसेकेराइड यूनिट है, इसकी जो बेसिक मोनोसेकेराइड यूनिट है बेटा, वो होती है बीटा डी ग्लूकोस। अब देखिए, बोर्ड के बच्चे जो बोर्ड की तैयारी के लिए इस वीडियो को देख रहे हैं ना, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। आप याद कर लीजिए इन चीजों को, जो हमने डाइसेकेराइड्स पढ़े थे, जो हम लोगों ने पॉलीसेकेराइड पढ़े हैं प्रीवियस वीडियो में, आप जाके देख सकते हैं। उनके बीच में कौन सी चीजों से मिलकर के वो बने, या ये समझ लीजिए उनकी मोनोमर यूनिट क्या है, वो नाम ना बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। इवन दो अगर हम बात करें तो, जैसे मैंने यहाँ पे आपको हर वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया, जो भी हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, जो भी हम कार्बोहाइड्रेट पढ़ रहे हैं, चाहे वो पॉली हो चाहे वो ऑलिगो हो, उन सब के अंदर मैंने आपको बताया कि कौन से मोनोसेकेराइड से मिलकर के बना है और कौन से कार्बन के बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना है, ठीक है ना। तो ये जो सेलुलोज है हम लोगों का, इसका जो मेन मोनोसेकेराइड यूनिट है बेटा, वो होती है हम लोगों की बीटा डी ग्लूकोज। अब बीटा डी ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर है हमें वो पता होना चाहिए डेफिनेटली। इसमें केवल बीटा डी ग्लूकोज होता है, दूसरी कोई यूनिट नहीं होती है। तो बीटा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर अगर मैं आपको बताऊं, तो हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि ये जो हम लोग साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं ना, इसमें अगर OHC1 वाला नीचे की तरफ लगा हुआ है तो इसको हम बोलते थे अल्फा डी ग्लूकोज। तो बीटा डी ग्लूकोज कैसा होगा? ऑब्वियसली बीटा डी ग्लूकोज जो होगा बेटा, उसमें जो C1 है ना, C1 में जो OH होगा वो कहाँ की तरफ लगते हैं? हम लोग साइक्लिक स्ट्रक्चर में ऊपर की तरफ लिखते हैं। अगर ये OH C1 पे नीचे की तरफ लिखा हुआ है तो ये हम लोग का अल्फा डी ग्लूकोज कहलाता है। और अगर ये पहले नंबर का यानी C1 का OH ऊपर की तरफ हम लोग साइक्लिक फॉर्म में रखते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं बीटा डी ग्लूकोज। आ रही बात समझ में? तो बीटा डी ग्लूकोज, ये जो स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये हम लोगों का एक बीटा डी ग्लूकोज का एक तो C1, और जब ये दूसरे से जुड़ेगा तो दूसरा जो बीटा डी ग्लूकोज होगा या दूसरी यूनिट जो होगी उसका C4 आपस में ज्वाइंट होते हैं। अब C4 जो है वो ये है आपका C4, अगर मैं इस वाले की बात करूं तो ये C1 है, ये 2 है, ये 3, और ये है हम लोग का C4 यूनिट। C4 में जो OH लगा होगा वो हम लोग का लगा होता है नीचे की तरफ। तो इस तरह का स्ट्रक्चर हम लोगों को बीटा डी ग्लूकोज का मिलता है। ये केवल एक मोनोसेकेराइड यूनिट है, ठीक है। आधी बात समझ में आपको? देखिए, अब हम इसको पॉलीमर बनाने की कोशिश करते हैं। एक मिनट, देखिए, तो यहां पे मैंने बनाया सबसे पहले एक बीटा डी ग्लूकोज, देखिएगा साथ साथ यहां लगा हुआ है OH, ये है इसका C1, ठीक है। अब मुझे दूसरी जो यूनिट बनानी है डेफिनेटली वो यहां पे बना रहा हूं मैं, ताकि आप अच्छी तरह से समझ जाए कि हम करने क्या वाले हैं। ये देखिए, यहां पे मैंने बनाया इसका, अच्छा एक काम करते हैं, रुकिए, हम इसको कॉपी करते हैं, ठीक है। ये यूनिट रखी मैंने यहाँ,
और उसके बाद एक और यूनिट रखी मैंने आपकी यहाँ, ठीक है। देखिए साहब, ये है हम लोगों का बीटा डी ग्लूकोज, ऐसे ये भी बीटा डी ग्लूकोज है, ये भी बीटा डी ग्लूकोज है। ये इसका पहला कार्बन का OH है और ये इसकी दूसरी यूनिट का C4 वाला OH है। ऐसे ही यहाँ पे ये इसका C1 है, इसका ये C1 है और ये इसका लगा हुआ है C4। अब देखिए, एक बीटा डी ग्लूकोज का पहले नंबर का कार्बन या पहले नंबर का OH दूसरे बीटा डी ग्लूकोज के C4 के OH के साथ जुड़ करके ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाएगा। अब ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जब बनता है तो मैंने हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा था, समझा भी था कि जब ये बॉन्ड बनता है बेटा तो होता क्या है कि यहाँ पे एक ऑक्सीजन के थ्रू चीजें यहाँ पे जुड़ती हैं। किसके थ्रू जुड़ती है? एक ऑक्सीजन के थ्रू जुड़ती है। तो यहाँ पे भी अगर मैं इसको जोड़ूं तो ये कैसे जुड़ेगा? यहाँ पे लगा होगा हम लोग का ऑक्सीजन, और ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये भी लीनियर ही है, बस इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने ऐसा बनाया है। तो देखा जाए तो ये है आपका C4 और ये है आपका C1, ऐसे ही ये है हम लोग का C1 और ये है हम लोग का C4। तो एक बीटा डी ग्लूकोज का C1 दूसरे बीटा डी ग्लूकोज के C4 के साथ जुड़ता चला जाता है, एक लीनियर स्ट्रक्चर बनता चला जाता है और वही हम लोगों का कहलाता है सेलुलोज। ठीक है, तो ये छोटी सी चीज थी सेलुलोज के बारे में। सेलुलोज कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, फिर भी हम लोग को इतना उसके बारे में पता होना चाहिए कि उसकी मोनोसैकेराइड यूनिट क्या है और कौन से दो कार्बन के बीच में लिंक होता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं एक और छोटे से हम लोगों के लास्ट पॉलीसैकेराइड के बारे में, क्योंकि पॉलीसैकेराइड खत्म होते ही हम लोग फिर स्टार्ट करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक जो कि हम लोगों का है बेटा अमीनो एसिड या प्रोटीन्स के बारे में। तो पॉलीसैकेराइड का जो सबसे आखिरी हम लोग का मेंबर है उसका नाम है हम लोग का ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन, अब ग्लाइकोजन के बारे में ज्यादा कोई डिटेल में है नहीं केमिस्ट्री के हिसाब से, मतलब बायोलॉजी में तो बहुत कुछ होगा उसके बारे में, हम वहां तो नहीं जाते। केमिस्ट्री के हिसाब से अगर हम बात करें तो ग्लाइकोजन के बारे में थोड़े से फैक्ट्स हम लोगों को पता होने चाहिए, ठीक है ना। देखिए, सबसे पहली चीज कि ग्लाइकोजन को हम लोग एनिमल स्टार्च के नाम से जानते हैं, एनिमल स्टार्च। और उसके पीछे डेफिनेटली एक रीजन है बेटा। क्या रीजन है पता है आपको? आपको शायद याद होगा, मैंने आप लोगों को बताया था कि जो हम लोगों का स्टार्च होता है वो स्टार्च के दो पार्ट होते हैं। मैंने आपको बताया था कि स्टार्च के दो पार्ट होते हैं, एक का नाम होता है अमाइलोज और दूसरे का नाम होता है अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोपेक्टिन, इसकी दो चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी। क्या क्या पढ़ा था कि जो अमाइलोज होता है ये हम लोग का होता है वाटर सॉल्युबल, और अमाइलोपेक्टिन जो होता है ये होता है हम लोगों का वाटर इनसॉल्युबल पार्ट, इनसॉल्युबल पार्ट। दूसरा ये हम लोग का होता है लीनियर, ये होता है लीनियर, जबकि अमाइलोपेक्टिन जो होता है ये होता है हम लोग का ब्रांच्ड। तो देखिए मैं ये क्यों लिख रहा हूं स्टार्च के बारे में, क्योंकि जो ग्लाइकोजन है ना उसको हम एनिमल स्टार्च कहते हैं। अब एनिमल स्टार्च इसको अगर कहा जा रहा है तो डेफिनेटली स्टार्च के अंदर दो पार्ट होते हैं। तो ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर आखिर कैसा है? ग्लाइकोजन का जो स्ट्रक्चर होता है बेटा, ग्लाइकोजन का जो स्ट्रक्चर होता है वो बिल्कुल अमाइलोपेक्टिन की तरह होता है, अमाइलोपेक्टिन की तरह। अमाइलोपेक्टिन की तरह है इसका मतलब डेफिनेटली ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर कैसा होगा? बहुत ज्यादा ब्रांच्ड होता है। इवन दो इसकी जो ब्रांचिंग होती है वो हमारे अमाइलोपेक्टिन से भी ज्यादा होती है, अमाइलोपेक्टिन की ब्रांचिंग से भी ज्यादा होती है। तो इसीलिए इसको हम लोग एनिमल स्टार्च के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं इसको हम लोग? एनिमल स्टार्च के नाम से जानते हैं। एनिमल स्टार्च का मतलब क्या हुआ कि एनिमल स्टार्च का मतलब क्या हुआ कि बोर्ड हम लोगों का दिक्कत कर रहा है ये, खैर देखिए अमाइलोपेक्टिन ब्रांच है तो ग्लाइकोजन भी कैसा होगा? हम लोगों का ब्रांच्ड होता है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज अगर हम बात करें तो एनिमल की बॉडी के अंदर या यहां पे मैं लिख देता हूं, ग्लूकोज जो है ना बेटा, ग्लूकोज वो एनिमल की बॉडी के अंदर, एनिमल बॉडी के अंदर ग्लाइकोजन की फॉर्म में, ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर रहता है, स्टोर रहता है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर रहता है।
कहने का मतलब ये है हम लोग जितना भी ग्लूकोज खाते हैं वो सारा हम लोग की बॉडी में जाकर के स्टोर होता रहता है। ठीक है। अब अगर स्टोर हो रहा है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं तो स्टोर होता होगा। अब ये स्टोर होता कहाँ है, वहीं पे हम लोग ये कह सकते हैं कि ग्लाइकोजन पाया जाता है। देखो आप लिंक समझने की कोशिश करिए, आपने जो ग्लूकोज खाया वो आपकी बॉडी में जाकर के तुरंत यूज नहीं होता, वो पहले स्टोर होता है। और जब वो स्टोर होता है तो डेफिनेटली ब्रांच बनाता है, बहुत सारी अमाइनो पैक्टिक जैसे स्ट्रक्चर बनाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं बेटा ग्लाइकोजन। ठीक है। अब आप ये बात समझिए कि अगर वो कहीं पे स्टोर हो रहा है तो डेफिनेटली वो किसी ना किसी ऑर्गन में जाकर के स्टोर होता होगा। तो सबसे ज्यादा ग्लाइकोजन जो स्टोर होता है वो कहाँ पे होता है, देखिए सबसे पहली चीज, या हम ये कह सकते हैं कि ग्लाइकोजन के पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा कहाँ है, कहाँ प्रेजेंट होता है वो, सबसे पहले तो होता है बेटा वो लिवर में। लिवर के अंदर ग्लाइकोजन स्टोर होता है। दूसरा मसल्स, मसल्स, एक मिनट, स्पेलिंग की बहुत समस्या है बेटा, मसल्स। और तीसरा ब्रेन। इसके अलावा भी बहुत सारे ऑर्गन्स हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल इन तीन में सबसे ज्यादा मात्रा में हम लोग का ग्लाइकोजन है वो स्टोर हो जाता है। इसके अलावा एक छोटा सा फैक्ट और है जो आपको पता होना चाहिए कि ग्लाइकोजन जो है ना बेटा, ये यीस्ट में और फंगस में भी, यानी जिसको हम फंजाई के नाम से जानते हैं, उनके अंदर भी ग्लाइकोजन पाया जाता है। ठीक है। अब एक छोटा सा प्रोसेस बता रहा हूं मैं आपको केवल, कि हमने जो कुछ भी खाया वो ग्लूकोज हम लोग का जा करके स्टोर हो गया इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। उसके बाद जब हमारी बॉडी को जरूरत होगी ग्लूकोज की, है ना, जब उसे एनर्जी की जरूरत होगी, तो जो एंजाइम्स होते हैं स्पेसिफिक एंजाइम, वो उस ग्लाइकोजन को वापस से ग्लूकोज की फॉर्म में तोड़ना स्टार्ट करते हैं, जिससे फिर हम लोगों को एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट नाम से एनर्जी हम लोगों को मिलती है, और हमारी बॉडी सारी एक्टिविटीज करने के लिए तैयार हो जाती है। तो ये था एक छोटा सा फंक्शन। अच्छा हाँ, एक चीज और बताइए मेरे को, अगर हम इसको स्टार्च कह रहे हैं, अमाइलो पैक्टिन है, तो डेफिनेटली ग्लाइकोजन भी कुछ मोनोसेकेराइड से मिलकर के बना होगा। तो ज्यादा लिटरेचर में इसके बारे में है नहीं, फिर भी अगर देखा जाए तो ये अल्फा डी ग्लूकोज से ही मिलकर के बना होता है। ठीक है। तो ये छोटा सा एक फैक्ट है जो आपको पता होना चाहिए था। तो आज की वीडियोस में हम लोगों ने अपना सेलुलोज और ग्लाइकोजन किया खत्म, और हम लोगों का अब कार्बोहाइड्रेट वाला पार्ट पूरा हो चुका है। अगर आप इस वीडियो को बीच में से देख रहे हैं बेटा, तो आप ये सबसे बड़ा नुकसान कर रहे हैं अपना, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा नुकसानदायक होता है। आप स्टार्टिंग से वीडियोस को देखिए, हम पूरी कोशिश करते हैं कि अपने वीडियोस को सीक्वेंस में लगाएं, ताकि जो ही बच्चा उसको देखे ना, वो सीक्वेंस से सारी चीजों को समझता चला जाए, क्योंकि चीजें इंटरलिंक होती हैं साइंस के अंदर। तो आज हम लोग का कार्बोहाइड्रेट होता है खत्म। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे अपने दूसरे बायोमोलिक्यूल के बारे में, जिसका नाम है प्रोटीन। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू।